गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ रहे थे ना। लोडिंग कैसे क्लासीफाई करना है। क्लियर। चलो, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन देख लिए थे? बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, बेस्ड ऑन डायमेंशन। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन डायमेंशन, वो समझ में आ गया था आपको कि वो किस पे इफेक्ट डाल रहा है? वॉल्यूम पे इफेक्ट डाल रहा है, सरफेस पे इफेक्ट डाल रहा है, या फिर आपके लेंथ पे इफेक्ट डाल रहा है। क्लियर। चलो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लोड वेरिएशन विद टाइम। लोड वेरिएशन विद टाइम। मुझे एक बात बताओ, इस बार जो लोड की डिपेंडेंसी है वो किस फैक्टर के पास है? जो लोड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो आपको जो लोड के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जरा चेक करो, ध्यान से सुनो बात। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मुझे एक बात बताना, क्या हम लोगों ने फोर्स को लोड बोला है? एक्सटर्नल फोर्स को। क्या हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स को लोड बोला है? एक्सटर्नल फोर्स के करेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है क्या क्या होते हैं, जरा बताना। आपको मैकेनिक्स में पढ़ा है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो दीज आर थ्री। अगर ये फोर्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं तो किसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे? लोड के भी तो होंगे, बात मानते हो? तो इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लोड को आपने दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ। कैसे? फर्स्ट इज स्टैटिक लोड। फर्स्ट इज स्टैटिक लोड एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड। अब ध्यान से सुनो। स्टैटिक लोड उस लोड को बोलेंगे जिसका ना तो कोई चेंज मैग्नीट्यूड में है, ना कोई चेंज डायरेक्शन में है, और ना ही कोई चेंज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में है। किसके रिस्पेक्ट के साथ में? टाइम के रिस्पेक्ट के साथ में। फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। सुनो सुनो सुनो। लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ कैंटिलीवर बीम। इधर देखो। इस कैंटिलीवर पे, अच्छा अब तो मैंने एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ना। ये किस टाइप का लोड है? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ एक्सटेंट। पॉइंट लोड है या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है? इट इज अ पॉइंट लोड। लेट अस सपोज दिस पॉइंट लोड इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 40 किलो न्यूटन। ठीक है। और ये बात है, लेट सपोज अभी 9 बजे की, 9 PM की बात है। जब तुम 10 बजे आए, 10 बजे वापिस आए इसी बीम को देखने, क्या इस फोर्स का, इस लोड का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? क्या इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई? अभी भी डाउनवर्ड्स है, 9 बजे भी डाउनवर्ड्स थी। क्या इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हुआ? तो ऐसे लोड जिनका मैग्नीट्यूड, जिनकी डायरेक्शन, जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलेंगे ऐसे लोड्स को? स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज तुम 10 बजे आए और ये लोड उठ के यहां पे आ गया। F इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन। 9 बजे देखा था तो वो ए पॉइंट पे था, जब 10 बजे आए तो बी पॉइंट पे आया। क्या फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज है? क्या फोर्स की डायरेक्शन में कोई चेंज है? बट क्या फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में चेंज है? तो क्या मैं इस 40 किलो न्यूटन के फोर्स को स्टैटिक लोड बोल सकता हूं? नहीं। तीनों की तीनों चीजें टाइम के साथ क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कोई एक भी चीज अगर वेरी कर गई, लेट अस सपोज इस वाले केस में क्या वेरी कर गया? इस वाले केस में आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेरी कर गया, तो ये स्टैटिक से किस में आ जाएगा? डायनेमिक में। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 बजे ही आते इसी पोजीशन पे अब जो लोड की वैल्यू है वो 80 किलो न्यूटन हो जाती। इस बार फोर्स के किस करेक्टर में चेंज आया? मैग्नीट्यूड में। मतलब एक ना एक करेक्टर चेंज हो गया ना फिर से। तो ये किस टाइप का लोड हुआ इस बार? डायनामिक लोड। क्या आपको स्टैटिक और डायनामिक लोड क्लियर है? स्टैटिक लोड वो लोड है जिसमें ये तीनों करेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। और डायनामिक लोड कौन सा हुआ है? जिसमें कोई भी एक चेंज या एक से ज्यादा चेंज हो जाए। क्लियर? सभी के लिए बात क्लियर है?
लिख सकते हैं, इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन remains constant with respect to time, with respect to time, then such load will be classified as, or will be termed as static load. Will be termed as static load. और अगर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया ना तो लोड कैसा हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं लेट के, क्या फैसिलिटी है। इफ एनी ऑफ द if any of the characteristic if any of the characteristics changes with respect to time, then such load then such load will be termed as अरे बाप रे, will be termed as dynamic load। मुझे बताओ, इस टाइप की लोडिंग में कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल आसान चीज है ना। चलो आगे, नेक्स्ट टाइप और लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन लोड एप्लीकेशन टाइम। लोड एप्लीकेशन टाइम। देखो पिछली वाली क्लासिफिकेशन में और इस वाली क्लासिफिकेशन में अंतर है। पिछली वाली क्लासिफिकेशन में आप टाइम के रिस्पेक्ट में लोड की तीन करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। इस बार आप ये देख रहे हो कि बॉडी के ऊपर जो लोड आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। क्या आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? आराम से देखो। लेट अस सपोज मैं इस स्ट्रक्चर को प्रेस कर रहा हूं, अभी इस स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड एक्सटर्नल है, पर इस मोमेंट में कितना है? ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ भी लोड नहीं लगाया मैंने। क्लियर? अब जरा चेक करो, मैं इस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे लोड लगा रहा हूँ, क्या आपके सामने डिफॉर्म हो रहा है ये? दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो सब लोग इधर देखो। जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ, चेक करो। जब मैंने इस पे ये लोड लगाया, ये टाइम देखो, वापिस देखो, जब मैंने इस पे लोड अप्लाई किया तो इसका जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो फास्ट है या स्लो है? मतलब मैंने लोडिंग बहुत तेज लगाई या बहुत फास्ट लगाई? मैंने स्लो लगाई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैंने इस लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज किया? जरा चेक करो, धीरे 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 इंक्रीज कर रहा हूं मैं, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। तो अगर आप किसी बॉडी पे लोड लगा रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत स्लो 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 इंक्रीज कर रहे हो, तो ऐसे लोड को क्या बोलोगे? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला। अगर आप किसी स्ट्रक्चर पे कोई एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो और उसके मैग्नीट्यूड में अगर आप चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत स्लो स्लो कर रहे हो, तो कौन सा लोड हो गया वो? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो गया। अब इधर देखो जरा, पहले के कंपैरिजन में अभी देखो जरा, बताओ, क्या लोडिंग स्लो लगाई मैंने? लोडिंग का जो टाइम रखा वो स्लो था क्या, कम था क्या? कैसा था लोड, कैसा है? फास्ट है ना, एज कंपेयर टू पहले फास्ट है, देखो। तो इस बार जब मैंने लोड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो फास्ट इंक्रीज किया या स्लो इंक्रीज किया? मैंने फास्ट इंक्रीज किया। तो ऐसे लोड को क्या बोलेंगे? सडनली अप्लाइड लोड। क्या आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? मैं दोबारा दिखा रहा हूं, इधर देखो, सब लोग ध्यान से सुनो। इस वाले केस में जब मैंने लोड लगाया तो
जब मैं लोड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड टाइम के साथ स्लो है या फास्ट है? स्लो है। ऐसे टाइप के लोड को क्या बोलेंगे? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब जरा देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इसकी डिफॉर्मेशन में टाइम लगा कुछ? इसकी डिफॉर्मेशन में कोई टाइम लगा? क्योंकि मेरी जो रेट ऑफ लोडिंग थी वो क्या थी? बहुत फास्ट थी, बहुत फास्ट थी। लेकिन दोनों केसेस में, चाहे वो ग्रेजुअली अप्लाइड हो चाहे वो सडन हो, क्या इन दोनों के बीच में कोई स्पेस था एक्सटर्नल लोड और ऑब्जेक्ट के बीच में? जब मैंने लोडिंग लगानी स्टार्ट करी, क्या कोई स्पेस था दोनों के बीच में? कोई स्पेस नहीं था। अब जरा चेक करो, देखो ध्यान से। जब मैं लोड लगा रहा हूं तो कोई स्पेस आ रहा है? एक हाइट से लगा रहा हूं लोड को, हाइट से। देखो सब लोग इधर देखो, लिखेगा नहीं कोई, इधर देखो सब लोग। क्या मैं जब इस पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ एक हाइट से अप्लाई कर रहा हूँ क्या लोड को? तो इस बार जो लोड है उसको क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट लोड। आपने एक इम्पैक्ट लगाया ना इसके ऊपर, देखो, ये देखो, है ना? क्या आपको तीनों टाइप के लोड क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से बात। जब आप एक हैमर से एक कील को ठोकते हो तो किस टाइप का लोड हुआ? जब आप एक हैमर से एक कील को ठोकते हो, इम्पैक्ट लोड। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूं, आप लोगों ने लैब के अंदर एग्रीगेट टेस्ट किए होंगे ना, क्रशिंग टेस्ट किया है? क्रशिंग टेस्ट, टफनेस टेस्ट। उसमें हैमर को आप लिफ्ट करते हो फिर छोड़ते हो ना, तो हैमर जाके एग्रीगेट से स्ट्राइक करता है ना बेटा, एक हाइट का यूज है ना वहां पे। तो जब एक लोड एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट पे आ रहा है तो किस कैसा देगा? वो एक इम्पैक्ट लोड देगा। अब ध्यान से सुनो, आपने एक लोडिंग सुनी है शॉक लोडिंग करके? शॉक लोडिंग। लेट अस सपोज कोई बम फट गया, आपके सराउंडिंग में कोई बम फट रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है। ध्यान समझना, जब कोई लेट अस सपोज सराउंडिंग में बम फट रहा है तो आपके और उस बम के बीच में कोई डिस्टेंस है या नहीं है? पहले इतना बताओ, डिस्टेंस तो है ना? डिस्टेंस तो है ना? बट फॉर एग्जाम्पल जब आपने हैमर को नेल से ठोका, उस नेल के लिए क्या डायरेक्शन नोन है लोड की? कि हाँ मुझे ऐसे पड़ेगी। नेल के लिए क्या, आप जब वो लोड लगा रहे हो आपको डायरेक्शन पता है ना कि मैं कहां मारूंगा इस हैमर को? बट जब अर्थक्वेक आएगा क्या उस लोड की कोई डायरेक्शन पता होगी मेरे को? या जब बम फटेगा कोई डायरेक्शन पता होगी? तो इंपैक्ट लोडिंग में और शॉक लोडिंग में सिर्फ एक ही बात का अंतर है। किस बात का अंतर है? कि इंपैक्ट लोडिंग में मुझे डायरेक्शन पता होती है कि मैं कहां हिट करने वाला हूं, लेकिन जो शॉक लोडिंग है वो बिल्कुल इंपैक्ट जैसा ही है, बस उसमें डायरेक्शन अननोन है। मुझे नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जाके हिट करने वाला है। क्या आपको चारों तरीके के लोड क्लियर है? सभी लोग बताओ यार, तभी चलेंगे आगे। तो फर्स्ट टाइप का मैंने कौन सा लोड बताया आपको? फर्स्ट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसमें क्या था? जब लोड का मैग्नीट्यूड आप इंक्रीज कर रहे थे तो टाइम ज्यादा ले रहे थे कम ले रहे थे? ज्यादा ले रहे थे। इट इज अ टाइप ऑफ लोड, इट इज अ टाइप ऑफ लोड which reaches which reaches its maximum value in a long duration of time, long duration of time। क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ फिजिक्स की टर्म्स में? रेट ऑफ लोडिंग इज स्लो। बोलो, इतना बात समझ में आती है? मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ लोडिंग इज स्लो, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। रेट ऑफ लोडिंग इज स्लो। इसका मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल देना जो आप लैब में करते हो। क्या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आपने स्टील के ऊपर लोडिंग लगा रखी है कभी? वो छोड़ो, कभी कंक्रीट तो टेस्ट किया होगा ना, क्यूब या सीमेंट का क्यूब टेस्ट किया होगा। उसके ऊपर जब आप लोड लगाते हो, उस लोड को टच करते हो क्यूब के सरफेस से? या कोई हाइट होती है दोनों के बीच में? कोई हाइट होती है क्या? जब आप उस क्यूब को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डालते हो तो कोई हाइट होती है क्या बीच में? टच में होता है ना दोनों, और वो जब टच में होता है तो लोड आप ऐसे एकदम इंक्रीज कर देते हो क्या उसको? सडन? क्या करते हैं हम लोग? धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करते हैं? लोड को इंक्रीज करते हैं। सुना होगा ना आपने 38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं,
है ना, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो रेट ऑफ लोडिंग इज स्लो। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग इन यूटिल, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट इन यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। नेक्स्ट टाइप का लोड कौन सा था, सडनली अप्लाइड लोड। वी आर जस्ट बिल्डिंग अवर बेसिक्स, क्योंकि चैप्टर 1 इज द बिगेस्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इट इज द टाइप ऑफ लोड which reaches its maximum value in a short duration of time, in a short duration of time। पर एक चीज बहुत ध्यान रखना, इन दोनों केस में जो आपने लोड लगाया वो किसके साथ कांटेक्ट में था, उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में था जिस पे आप लोड लगा रहे हो। क्लियर, कोई गैप नहीं था उसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो मुझे अभी, मुझे इसका एक प्रैक्टिकल, मैं देता हूँ आपको इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सुनो बात ध्यान से। देखो देखो देखो, लेट अस सपोज दिस इज माई रेल। रेलवे में आप रेल पढ़ा होगा, रेल तो समझ में आता होगा, रेल देखी भी होगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मैं रेल के लेट्स सपोज इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दिस सेक्शन। क्या अभी इस पे कोई रेलगाड़ी चल रही है इस वक्त? फॉर एग्जाम्पल यहां से ट्रेन आई, जब ट्रेन इस रेल से पास करेगी, क्या ट्रेन हवा में है? कुछ ना कुछ कांटेक्ट तो है ना दोनों के बीच में। और जब ट्रेन इस पे पास करेगी, इस रेल के सरफेस पे कुछ ना कुछ लोड आएगा जब ट्रेन पास करेगी। वो जो लोड आएगा, वो जो लोड आया, क्या उस लोड का मैग्नीट्यूड बहुत कैसा था, मतलब बहुत जल्दी आ गया या उसने बहुत टाइम लगाया आने में लोड ने? ट्रेन आई, फटाफट आई और फटाफट निकल गई ना। जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन था लोड का बहुत स्मॉल था ना बेटा, है ना। आप देखो समझो, मैंने आपको सिखाया ना, इधर देखो, देखो मैंने आपको क्या सिखाया, कि मैंने इस पे लोड लगाया, तो आप अपने दिमाग में इसको पिक्चराइज मत करो कि हमेशा यही केस होगा। आपको मैं डिफरेंट एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो। आई बात समझ में? इधर देखो सब लोग, इस रेलवे लाइन पे इधर देखो, इस रेलवे लाइन पे जब तक कोई ट्रेन नहीं आई कोई लोड था? कोई लोड नहीं था ना। जब ट्रेन इस पे से पास कर जाएगी तो जो भी इस पे लोड आएगा, उसके आने का जो ड्यूरेशन है वो स्मॉल है ना, बोल सकता हूँ ना सडनली अप्लाइड लोड, क्योंकि ना तो कोई गैप है दोनों के बीच में, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल तो कर रहा है ये। क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकता हूँ, ट्रेन पासिंग, इसको ब्रिज बोल लो, रेलवे ब्रिज, ये लो, ट्रेन पासिंग ओवर रेलवे ब्रिज। अरे बताओ, दोनों बातें क्लियर हैं? अब तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। क्लियर है सबको? आगे चल सकता हूँ? सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्लास का लिंक किसको नहीं गया? नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास? शॉक लोड, नहीं इम्पैक्ट लोड लिखेंगे पहले। इम्पैक्ट लोडिंग, इसमें मैंने क्या बताया आपको, बताना जरा। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेट ऑफ लोडिंग है, रेट ऑफ लोडिंग विल बी हाई, और जो आप वो डिस्टेंस कवर करोगे,
जब आप लोड से हिट कर रहे हो, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। अगर आपने क्रिकेट खेला हो, कैच पकड़ी है कभी? है ना? उस बॉल के अंदर फोर्स होता है ना, वो किसी एक हाइट से आ रही है ना बेटा। जब एक हाइट से आपके हाथ पे बॉल हिट करेगी, इम्पैक्ट ही तो दे रही है वो भी तो एक इम्पैक्ट लोडिंग है। क्यों? टाइम गैप इज स्मॉल एंड डायरेक्शन इज प्री डिटरमाइंड। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्रीगेट टेस्टिंग। एग्रीगेट टेस्टिंग, वो भी कौन सी वाली? क्रशिंग टेस्ट, जिसमें आप हैमर का यूज करते हो। क्रशिंग टेस्ट। और अगर नॉर्मल एग्जांपल की बात करें तो कैचिंग इन द फील्ड। ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, मुझे समझ में आ रहा हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, शॉक लोडिंग। शॉक लोडिंग और इम्पैक्ट लोडिंग में क्या अंतर है? शॉक लोडिंग में और इम्पैक्ट लोडिंग में क्या अंतर है? सब कुछ सेम है, बस किस बात अननोन है, डायरेक्शन नहीं पता हमें। इट इज सेम एज इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग, बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट प्रिडिक्टेबल। अर्थक्वेक का आप डायरेक्शन निकाल लेते हो क्या आने से पहले? कहाँ से आ रहा है? अर्थक्वेक लोडिंग, और क्या लिख सकते हैं? बॉम्बिंग। ना, क्या आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया लोडिंग का? बताओ। क्या हो गया? इम्पैक्ट लोडिंग में टाइम, देखो सुनो सुनो, बात समझो। हम इधर देखो, जब तुम एक हैमर को एक नेल पे मार रहे हो, तो जो जितने टाइम में तुम उस हैमर को लेके आ रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? अच्छा, तुम ये बोलो कि वो टाइम स्मॉल भी हो सकता है या लार्ज भी हो सकता है, ये बोलना चाह रहे हो? बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो। फिर वहां पे जो टाइम, जिस टाइम में तुम कवर कर रहे हो, वो ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोड का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होगा ना, वो तो अभी भी इम्पैक्ट रहेगा। आप तो इम्पैक्ट दे रहे हो ना उसको, एक डिस्टेंस से मार रहे हो ना। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, समझ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहे हो। टाइम ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। तो हमने लोड्स को कई तरीके से क्लासीफाई किया। जो भी मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताई है ना, इसको मैं कमिंग लेक्चर्स में यूज करूंगा, क्योंकि यही क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे किस टाइप का स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन आएगा। अब ध्यान से सुनो। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, इक्विलिब्रियम, इस वर्ड से क्या समझ में आता है आपको? जस्ट एक रैंडम रैंडम थॉट क्या आता है दिमाग में? अगर सामने एक वर्ड लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, तो क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? बॉडी रेस्ट में, ऐसा कुछ? अरे जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ा वो तो बताओ, क्या ये बात समझ में आती है कि बॉडी रेस्ट में, ऐसा कुछ? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो बात। लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब है इस बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, सिंपल करने के लिए मैं अभी फिलहाल सिर्फ दो डायरेक्शन लूंगा आपको समझाने के लिए। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स F1, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स F2,
दिस इज एक्सटर्नल फोर्स F3, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स F4 एंड दिस इज F5। क्या मैं बोल सकता हूँ ये सारे के सारे फोर्सेस एक्सटर्नल है? पहले इतना बताओ। F1 F2 F3 F4, क्या मैं बॉडी के अंदर गया? क्या मैंने बॉडी के अंदर कोई एंट्री ली? नहीं। अब ध्यान से सुनो, इस बॉडी ए को मैं इक्विलिब्रियम में तभी बोलूंगा जब हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस किसके बराबर होगा? जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे दो डायरेक्शन की बात करूंगा, कौन कौन सी? वाई डायरेक्शन, क्योंकि मैंने आपको फोर्सेस वाई और सिर्फ एक्स में दिखाए जानबूझकर, कॉम्प्लिकेट नहीं किया उसको। दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई। ये बताओ नंबर ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन कौन कौन से हैं? F3 एक्स में है, F4 एक्स में है, F5 एक्स में है। लेट सपोज मैं पॉजिटिव एक्स की बात कर रहा हूं, तो F3 लिखते हुए मैं पॉजिटिव साइन के साथ में लिखूंगा या नेगेटिव साइन के साथ में लिखूंगा? F3 मैं पॉजिटिव लिखूंगा, आई विल राइट पॉजिटिव F3। F4 को लिखने के लिए भी क्या लिखूंगा मैं? पॉजिटिव। लेकिन जब मैं F5 लिखूंगा, जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव अज्यूम की, F5 उसके जस्ट अपोजिट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -F5। और इस सबको मैं क्या बोलूंगा? इस तीनों फोर्सेस को क्या बोलूंगा? दिस इज नेट फोर्स इन एफ नेट, मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? इसको रिप्रेजेंट करूंगा एफ एक्स से। तो एफ एक्स इक्वल्स टू F3 प्लस F4 माइनस F5। क्या आपको बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज F3 की वैल्यू 100 है, F4 की वैल्यू 10 है, और जो F5 है ये 110 है। तो अब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है? पुट करो F3 को 100 प्लस 10 माइनस 110, तो नेट फोर्स कितना निकल के आया? जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर बॉडी पे समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन कितना है? जीरो है। जीरो है। अब ध्यान से बात समझो। सिमिलरली मैं क्या चेक करना चाहता हूं? मैं नेट फोर्सेस को चेक करना चाहता हूं वाई के अंदर, नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, Fy। अब आप मुझे बताओ, F1 को पॉजिटिव लिखूंगा या F2 को? अगर मैं इस तरीके से पॉजिटिव ले रहा हूं तो आई विल राइट F1 एज नेगेटिव एंड F2 एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि F2 की वही डायरेक्शन है जो पॉजिटिव वाई की है। क्लियर? लेट अस सपोज F1 की वैल्यू 50 है और F2 की वैल्यू 30 है, तो नेट फोर्स कितना आएगा वाई के अंदर? -50 प्लस 30 कितना हुआ? -20। क्या इस बार वाई डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स जीरो है? जब भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, मुझे एक बात बताना, क्या ये बॉडी वाई के अंदर मूव करना चालू करेगी? क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो नहीं है ना। किस डायरेक्शन में जाएगी? अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर आ रहा है -20 आ रहा है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 20 ना। तो बॉडी नीचे जाएगी। अब ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज इस F2 की वैल्यू 30 ना होके 50 होती, ये 50 होता, तो नेट फोर्स कितना आता वाई के अंदर? जीरो। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक्स के अंदर और वाई के अंदर नेट फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर कितने हैं? जीरो। तो अगर मैं आपसे सिर्फ बात करूं, सिर्फ अगर मैं फोर्सेस को देख रहा हूं, तो फोर्सेस के कंसिडरेशन से ये बॉडी किसके अंदर है? क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो है। इस कंडीशन में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्लियर? तो समेशन इन फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, समेशन इन फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो। तो बॉडी किसके अंदर है? तो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। लेकिन लेकिन अभी ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था? एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ और क्या चीज हो सकती है एक्सटर्नल? मोमेंट्स हो सकते हैं। मोमेंट्स। तो अभी तो मैंने सिर्फ किसका चेक किया? अभी तो मैंने सिर्फ फोर्सेस का चेक किया। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे मोमेंट्स को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनना बात, किसी भी इस बॉडी के ऊपर या इस बॉडी के अंदर मैं किसी भी पॉइंट पे, लेट अस सपोज मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, इस वाले कॉर्नर पे,
लेफ्ट कॉर्नर पे, ए पे। क्या मैं सारे फोर्सेस के कारण मोमेंट निकाल सकता हूँ यहाँ पे? मोमेंट निकालना आता है आपको? सबको मोमेंट निकालना आता है? अब बोलेंगे सर हमने मोमेंट नहीं आता क्योंकि हमने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी, इसलिए तो पढ़ाया था वो, ताकि दिक्कत ना हो आपको। मुझे बात बताओ, इस ए पॉइंट पे क्या मैं हर एक फोर्स के कारण मोमेंट निकाल सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो सब लोग, मैं मोमेंट निकालना चाहता हूँ इस ए पॉइंट पे सारे फोर्सेस के कारण। निकालना आता है आप लोग को? नहीं आता? चलो कोई बात, इधर देखो सब लोग, इधर देखो यार। लेट्स सपोज दिस F1 is at a distance x1, this F4 is at a distance, इसको x5 ही कर लो, नाम के साथ ही कर लो, दिस इज x4। दिस F1, जो F1 है, दिस इज एट अ डिस्टेंस x1। दिस F2, ये कितना डिस्टेंस दूर है, दिस इज x2। और जो F3 है, जो F3 है, लेट्स सपोज दिस इज एट अ डिस्टेंस x3। अब जरा चेक करो, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं उठाऊंगा फोर्स वन को। फोर्स वन का मैं मोमेंट देखना चाहता हूं इस पॉइंट के अबाउट। किस टाइप का मोमेंट देगा ये? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? फोर्स F1 कहाँ गया? फोर्स F1 ऊपर है, फोर्स F1 ये रहा। फोर्स F1, मैं इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट लिखना चाहता हूं, तो मोमेंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? अब कैसे आएगा सर, वो ही नहीं हमें पता। ध्यान से देखो, सुना सब लोग, जो भी आपका फोर्स है, ये इस फोर्स की क्या कहलाएगी? ये इस फोर्स की कहलाएगी लाइन ऑफ, क्या बोलूंगा इसको, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 फोर्स, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हो, वहीं से पास कर रही है क्या? या कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है उससे? कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है ना? कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है F1 की लाइन ऑफ एक्शन? x1। तो F1 के कारण कितना मोमेंट आ जाएगा? F1 इंटू x1। अब ये मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। लेट अस सपोज मैं सारे के सारे क्लॉकवाइज मोमेंट लूंगा पॉजिटिव, तो इसको लिख सकता हूं पॉजिटिव, कोई दिक्कत? चलो, अब चलते हैं F2 पे। कहां पे F2? ये रहा। तो F2 अगर है तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो। देखो, ये आई आपके F2 की लाइन ऑफ एक्शन। क्या F2 की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रही है जिससे तुम्हें मोमेंट लेना है, ए से? नहीं ना, नहीं पास कर रही ना। कितना डिस्टेंस दूर है वो ए पॉइंट से? कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है ए पॉइंट से? x2। तो इसके कारण मोमेंट कितना आ जाएगा? F2 इंटू एक्स टू आ जाएगा। बट जो मोमेंट आएगा F2 इंटू एक्स टू का ए पॉइंट के अबाउट, वो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हम लोगों ने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? -x2 इंटू F2। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? F3। F3 पे चलो। F3 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, चेक करो इसका। क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट तुम्हें मोमेंट लेना है? नहीं ना। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है? x3 दूर है ना बेटा। तो इसके कारण भी तो, अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फॉर एग्जांपल, सुनो सुनो सुनो, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, लेट अस सपोज मैंने एक फोर्स यहां पे लिया, सब लोग इधर देखो, मैंने एक फोर्स यहां पे लिया F7। क्या इस F7 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रहा है जहां से मैं मोमेंट लिखना चाहता हूं, ए पॉइंट से? तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कितना दूर है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है ए से? जीरो ना। तो इसकी इस F7 फोर्स के कारण कितना मोमेंट आएगा? जीरो मोमेंट आएगा। क्या आप लोग को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रही है अभी? क्लियर? तो अगर मुझे F3 के लिए लिखना है, तो अब मैं लिख सकता हूं F3 के लिए कितना आएगा? F3 के लिए, F3 के लिए आएगा F3 इंटू एक्स थ्री। अब मुझे इतना बताओ, जो F3 इंटू एक्स थ्री है, इसके कारण जो आपने मोमेंट निकाला, ये क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? क्लॉकवाइज आएगा ना। नहीं बात समझ में आई? अरे इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास कर रहा है। क्या ये वाला फोर्स आपको इस पॉइंट के अबाउट ऐसा घुमवाएगा, इस तरीके से, F3? तो कैसा मोमेंट आएगा? क्लॉकवाइज आएगा ना। अरे क्लॉकवाइज आएगा ना बेटा। नेक्स्ट, अगला कौन सा है? F4। F4 के कारण ये बताओ क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? बहुत आसान है ये तो, ये तो बहुत आसान है। अगेन क्लॉकवाइज आएगा, तो F4 इंटू x4। नेक्स्ट,
F5 के कारण कैसा आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? F5, अरे F5 ऐसा घुमाएगा ना इस पॉइंट के ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, F5 × X5। सबको बात समझ में आ रही है जितने भी लोग प्रेजेंट हैं? आया ना? अरे बताओ, अरे ये चीज मैकेनिक्स में डिस्कस तो की हम लोगों ने। तो अगर मान लो आपने ए पॉइंट पे मोमेंट निकाला, और ये सारे मोमेंट का जो समेशन है, सारे फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आपने निकाला उनका जो समेशन है, वो जीरो निकल के आया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मैंने सारे मोमेंट निकाले उनकी वैल्यू जीरो निकल के आ रही है? ए पॉइंट पे मैं किसी भी फोर्स, जब ए पॉइंट पे सारे फोर्सेस के कारण जब मैंने मोमेंट निकाले उनका सम लिया, वो कितना निकल के आया, जीरो निकल के आया। यदि ऐसा यदि ऐसा जो ए पॉइंट पे हुआ वो बॉडी के किसी भी पॉइंट पे हो जाए, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे सारे फोर्सेस के कारण मोमेंट निकालो, उनका सम निकालो और वो जीरो निकल के आए, तब मैं क्या बोलूंगा, कि मोमेंट इक्विलिब्रियम भी मेरी बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है। कई बात समझ में? जब समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो था, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो था, तब कौन सा इक्विलिब्रियम प्रेजेंट था, फोर्स इक्विलिब्रियम प्रेजेंट था। बट अब सारे पॉइंट्स पे जब मैंने मोमेंट निकाल दिए, उनका समेशन जीरो भी आ गया, तो अब कौन सा प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम, अब मोमेंट वाला इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम, फोर्स वाला भी और मोमेंट वाला भी, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट वाला भी अगर प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे, आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्लियर है? यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे सोम पढ़ रहे हैं, आपने मैकेनिक्स पढ़ रखा है ना, तो आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसीलिए मैकेनिक्स पहले पढ़ाया था, यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। अब एक बात बताओ, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन होती है? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो है ना। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं ना, देखो कैसे समझेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, लेट अस सपोज एक्स डायरेक्शन में, नेट फोर्स इन एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने आप बॉडी एक्स डायरेक्शन में किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है ना। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए, अगर एम ए, एम वाई की वैल्यू वाई के अंदर कितनी है, जीरो है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा वाई के अंदर, जीरो। अब अगर नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, अब आपको चमक रही चीजें मैकेनिक्स वाले, अगर यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो नेट टॉर्क क्या होगा बॉडी के ऊपर, नेट टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा। इसी टॉर्क को तो क्या बोलते हैं, टॉर्क भी तो एक मोमेंट ही था बेटा, अरे टॉर्क भी तो एक मोमेंट है, जीरो है ना। क्या बात समझ में आई आपको, ये कहाँ से रिलेट होता है चीजें। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी बॉडी किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बॉडी के ऊपर लीनियर एक्सेलरेशन तो जीरो है, बट देयर इज सम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में है। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो कौन सा सिर्फ इक्विलिब्रियम है, सिर्फ फोर्स इक्विलिब्रियम है। बट अगर वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो वहां पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, नेट समेशन ऑफ मोमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ नेट मोमेंट आ रही होगी स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर घूम रहा होगा, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा फिर, नहीं ना। अरे आप लोग को बात समझ में आ रही है? सभी के लिए बात क्लियर है? तो क्या अब मैं बोल सकता हूं, कोई अगर लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितनी होगी एक्सेलरेशन, जीरो होगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो यही राम कहानी बनेगी जो यहाँ बनी है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, है ना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो। रोटेट करेगा फिर वो, सॉरी, इक्विलिब्रियम में होगा ना, है ना। सबको बात समझ में आई। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कल बताया था
किस टाइप के ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे हम लोग, स्टैटिक या मूविंग? अरे डिफॉर्मेबल तो है, स्टैटिक या मूविंग? क्या मेरा घर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है सिविल में? इज इट सो? नहीं ना। अरे बात समझ में आई? तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस नहीं करना, हमें क्या मानना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, उसकी कितनी वेलोसिटी है? जीरो है। जीरो है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या इक्विलिब्रियम समझ में आया आपको? इक्विलिब्रियम। दैट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक कब होगा? जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? जब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। कांस्टेंट। कांस्टेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब ये होता क्या है लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? व्हेन, तो डेफिनेशन लिखनी, इफ द नेट फोर्सेस, if the net forces and moments acting over the body, acting on the body, is zero in all directions, in all directions, then the body will be in the state of, then the body will be in the state of equilibrium. क्लियर? सबको समझ में आई बात? अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जब हमने इक्विलिब्रियम चेक किया तो मैंने ये कौन सी बॉडी ली? ये टू डायमेंशनल बॉडी है क्या? सर ऊपर ओमेगा जीरो नहीं, क्यों? अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा कितना होता है फिर? एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है सृष्टि? अब ध्यान से सुनो बात। देखो, अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो इक्विलिब्रियम चेक किया वो किस बॉडी का चेक किया? एक 2D बॉडी थी या 3D बॉडी है? मैंने इस बॉडी को, जो ग्रीन कलर की बॉडी है, इसको एक प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है ना। जो ये ग्रीन कलर की बॉडी है, मैंने इसको प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है ना बेटा, है ना? तो 2D बॉडी होगी ना ये। जो 2D बॉडी है उसके लिए मैंने फोर्स इक्विलिब्रियम कितनी डायरेक्शन में चेक किया? दो डायरेक्शन में। अगर यही सेम बॉडी 3D हो जाती तो मैं फोर्स इक्विलिब्रियम कितनी डायरेक्शन में चेक करता? तीन डायरेक्शंस में। तीन डायरेक्शंस में। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने किसको चेक किया? मैंने मोमेंट वाला इक्विलिब्रियम चेक किया। अगर 2D बॉडी है तो आपने एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया है ना, इस पॉइंट के अबाउट। अगर 2D बॉडी है, यही अगर 3D बॉडी होती तो मैं क्या करता? अगर यही बॉडी 3D होती तो मैं क्या करता? मैं आपको समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो। देखो, हमारे पास बॉडी कैसी थी फिलहाल? 2D बॉडी थी, है ना? तो आपने इस ए पॉइंट के बाद रोटेशन लिया था ना। लेट अस सपोज ये बॉडी 2D ना होके 3D होगी, तो अब मैं रोटेशन किसके अबाउट लूंगा? एक एक्सिस के अबाउट लूंगा या पॉइंट के अबाउट लूंगा? अरे पॉइंट को खोल दो, 3D में लाइन बन जाएगी। अगर बेटा पॉइंट को 3D पे अंदर ले जाओगे या बाहर, एक लाइन बन जाएगी ना। तो 3D के अंदर जब मैं रोटेशन की बात करूंगा तो किसी एक एक्सिस के अबाउट लूंगा।
अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिक्स में एक एक्सिस की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी 3D ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर हुआ? आपको ये इक्विलिब्रियम समझ में आया? मैंने पहले ही बोला, जिन्होंने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है, अगर उनको दिक्कत आएंगी तो मेरा फॉल्ट नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं अपना पार्ट कर चुका हूँ। क्या बाकी को क्लियर है ये चीज? आगे चल सकता हूँ। इक्विलिब्रियम सबको क्लियर है क्या होता है? मैंने एक चीज और बताई थी, अगर मान लो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके छोटे छोटे सारे के सारे पार्ट्स भी किसमें होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मान लो कोई बीम इक्विलिब्रियम में है तो मैं बीम का कोई भी एक पार्ट उठा लूं तो वो भी किसके अंदर होगा? वो भी किसके अंदर होगा? लेट अस सपोज कोई भी बीम है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है, और मैंने बोल दिया कि ये बीम इक्विलिब्रियम में है, तो मैं उस बीम के अंदर से कोई भी सेक्शन उठा लूं, कोई भी पार्ट उठा लूं, वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होगा? इक्विलिब्रियम के तो अंदर प्रेजेंट होगा ना। क्योंकि हम क्या बात कर, साइड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्यों? सुनो ध्यान से। नेक्स्ट, स्ट्रेस। क्या इस चिड़िया का नाम सुना आप लोगों ने? पहले सुना ही होगा यार, है ना? स्ट्रेस क्या होता है? लेट अस सपोज फॉर द टाइम बीइंग, इसको मैं बोलूंगा दिस इज समथिंग पेन। दर्द है। अब कैसा दर्द है चेक करो, सुनो ध्यान से बात देखो। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स डायरेक्शन के अंदर इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? एक्स डायरेक्शन के अंदर 10। अगर कुछ ना कुछ नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स प्रेजेंट है, तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? ये बात मानते हो सब लोग? चलो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये बॉडी फ्री टू मूव है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज मेरी फिंगर, इधर देखो सब लोग, ये फिंगर लो, इसको मैंने पकड़ा, ये क्या फिंगर मेरे साथ चल रही है? तो क्या मेरी फिंगर को पूरी फ्रीडम है चलने की? जरा चेक करो। क्लियर? अब ध्यान से सुनना बात, सेम सिनेरियो है। यहां से आपने गाड़ी को पकड़ लिया, क्या अब इस गाड़ी के पास फ्री मूवमेंट करने का कोई सिस्टम है? क्या फ्रीली मूव करेगा ये गाड़ी? पीछे आगे से आप भले ही इसको फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपने पीछे से रोक लिया इस गाड़ी को, तो क्या इसका मूवमेंट फ्री है अभी? इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो, इस केस में क्या मूवमेंट फ्री है? चेक करो। अब मैंने इसको फिक्स कर लिया, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये मेरी फिंगर आगे जाएगी? करके देखो, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है यहाँ पे अंदर इस जॉइंट पे, या पूरी फिंगर के अंदर क्या कोई फील हो रहा है क्या? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी ये फिंगर जो तुमने यहाँ फोर्स लगाया उसको रेजिस्ट करने का काम कर रही है? कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है अंदर? पहली बात तो मुझे बताओ, कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी भी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कब आएगा? जब आप उसे फ्रीली मूव कराओ, या उसकी मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करो। किसी भी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कब आएगा? जब आपने उसकी जो फ्री मूवमेंट थी उसको क्या कर दिया, उसको रेस्ट्रेन कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको कॉन्स्ट्रेंट कर दिया। तीनों वर्ड मैंने बोले। किसी भी बॉडी के अंदर, क्या बोला था मैं? हाँ, जैसे मान लो कोई आपने फोर्स लगाया, तो ये क्या शो कर रही है? एक रेजिस्टेंस शो कर रही है ना। तो रेजिस्टेंस शो कब करेगी? जब आपने उस बॉडी को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रेन कर दिया, या कॉन्स्टेंट कर दिया। अगर वो बॉडी फ्रीली मूव कर रही है, क्या कोई रेजिस्टेंस जनरेट होगा? तो अगर एक बात बताओ, स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, किसी बॉडी पे अगर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो क्या जरूरी है कोई अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा?
एक केस में अगर आपने एक किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो क्या कोई जरूरी है क्या रेजिस्टेंस डेवलप होगा अंदर? बताना जरा। नहीं ना। तो एक केस में हमारे पास जो बॉडी है उस पर कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जो बी केस है, जब आपने सेम फोर्स लगाया, क्या इस बॉडी के अंदर अब रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा? क्यों? क्योंकि आपने इसकी मूवमेंट को क्या किया? रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्ट किया, तो ये कैसी बॉडी हो गई? एक ये एक रेस्ट्रेन हो गई। रेस्ट्रेन्ड। रेस्ट्रेन बोल लो, रेस्ट्रिक्टेड बोल लो, कॉन्स्ट्रेन बोल लो, एक ही बात है। क्लियर सबको ये चीज? चलो। तो अभी आपने ये सोचा कि जब मैंने अपनी फिंगर को फिक्स किया और लोड को अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मिल रहा है मेरे को? एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? कोई बताएगा मेरे को? ये इस फिंगर के अंदर ये रेजिस्टेंस आ क्यों रहा है? क्या मेरे फिंगर के अंदर छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है? नहीं, बात समझ में आई? इधर देखो सब लोग, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। इसको एक सिविल स्ट्रक्चर से समझते हैं, कोई बात नहीं। देखो, मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, मैंने इसको क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ। इट इज फिक्स्ड। जब मैंने इसको फिक्स किया, अच्छा ये बताओ ना किस टाइप का लोड लगाया मैंने इस पे? ये मैंने किस टाइप का लोड लगाया आपको अभी अभी बताइए, लोड की क्लासिफिकेशन। किस टाइप का लोड है? क्या ये प्योरली एक्सियल लोड है? प्योरली एक्सियल पॉइंट लोड बोल सकता हूँ इसको? और टेंसाइल नेचर का? प्योरली एक्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से पास कर रहा है ना, बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है ये, है ना? और इसका जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्मॉल है। तो इट इज अ प्योरली एक्सियल पॉइंट लोड। अब ध्यान से सुनो, क्या इस बॉडी के पास फ्री मूवमेंट के कोई चांसेस हैं? जो बीम बनाई मैंने, क्या ये फ्री मूवमेंट करेगी? नहीं ना। और जब आपने किसी भी बॉडी का फ्री मूवमेंट को रेस्ट्रेन किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? उसके अंदर क्या डेवलप होगा? उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस क्यों आया वो समझते हैं बात को। देखो ध्यान से, लेट अस सपोज मैं जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ उसको मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया। सेक्शन कट किया, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखो, कंक्रीट, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे अगर जाऊं, तो जितने भी यहाँ पार्टिकल्स होंगे प्रेजेंट, जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो यहाँ पे सरफेस होगा इस तरीके से, उससे जुड़े थे ना पहले, है ना? अरे भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? दो एटम्स के बीच में होता है ना बॉन्डिंग, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे आपको एटम्स दिखाऊं, इधर इधर देखो, तो इनके बीच में क्या होगा? बॉन्डिंग होगी ना इनके बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना उसी। अरे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सुनो बात ध्यान से, जो इस वाले सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जो इस वाले सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन है ना। तभी तो चिपके हुए हैं आपस में, तभी तो वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, तो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा बीम टूट नहीं जाएगी? बताना जरा। है ना? तो रेजिस्टेंस डेवलप कैसे हो रहा है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है? लेट सपोज दिस मॉलिक्यूल ए एंड दिस मॉलिक्यूल बी, इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और यहाँ पे पूरे सरफेस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? पूरे सरफेस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में रेजिस्टेंस डेवलप होगा ना, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ध्यान से सुनो, मुझे इतना बताओ,
क्या ये आपकी जो कैंटिलीवर बीम थी ये मूव कराई आपने, इसको मूव कराने दिया? अगर मूव कराने नहीं दिया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है तो एक्सेलरेशन कितनी है? 0। किस कंडीशन में एक्स डायरेक्शन के अंदर? एक्स डायरेक्शन में किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम में। अगर पूरी बीम इक्विलिब्रियम में है तो अगर मैं बीम को कट करूंगा तो उसका पार्ट भी किसके अंदर होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका पार्ट कट किया और इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स दिखाया, दिस इज माई एक्सटर्नल फोर्स। क्या ये वाला ए पार्ट जो मैंने बीम का कट किया, क्या इक्विलिब्रियम में है इस वक्त? क्यों? इस पूरे पार्ट पे नेट फोर्स कितना आ रहा है एक्स डायरेक्शन में? पी। अगर किसी डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करने भाग जाएगा, है ना? लेकिन हमने तो क्या बोला कि हमारी बीम किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो अगर बीम इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, इस तरीके से एफ। क्या अभी ये ए पार्ट इक्विलिब्रियम में है? ध्यान से सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सुनो बात ध्यान से, इधर देखो। ये जो मैंने एफ दिखाया, ये आपको एक पॉइंट पे दिखा दिया, है ना? जो मैंने आपको एफ दिखाया एक पॉइंट पे दिखा दिया, ये कैसा फोर्स है? एक, ये एक रेजिस्टेंस ही तो है, रेजिस्टेंस। बेटा ये रेजिस्टेंस क्या सिर्फ एक पॉइंट पे डेवलप हुई है क्या? क्या ये रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे डेवलप, वो तो पूरे सरफेस एरिया पे डेवलप हुई है ना। तो उस सारे सरफेस एरिया की रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, सम किया, और एक सिंगल क्या दिखा दिया, रेजिस्टिव फोर्स दिखा दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई? लेकिन लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो तो किस पे डेवलप हुआ था पूरे? अरे जो रेजिस्टेंस है वो तो किस पे डेवलप हुआ? अरे जो रेजिस्टेंस है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, वो तो किसके अंदर है? वो तो पूरे सरफेस पे है, यहाँ पे और इस सरफेस पे, है ना? तो इसी रेजिस्टेंस को जो पूरे सरफेस पे डेवलप हुई, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस बोलते हैं। इसी रेजिस्टेंस को, इसी एफ को, इसी एफ को जो इस पूरे सरफेस पे डेवलप हुई, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेस लिखूं, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, किस पे? इस पूरे सरफेस पे, पर यूनिट एरिया, क्या बोलूंगा उसको मैं? स्ट्रेस बोलूंगा। अब एक बात बताओ, स्ट्रेस आपने बॉडी के बाहर देखा या अंदर देखा? अंदर गए ना बॉडी के। क्या अब कोई दिक्कत आई किसी को? क्या बॉडी के अंदर जा सकते हैं ना? स्ट्रेस समझ में है आपको? अब मुझे एक बात बताओ, सुनो 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 ध्यान से। फ्रॉम इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? पी। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? What is the value of resistance? It is F, not P. It is F. And let us suppose this is the area of this cross section A. But from equilibrium, I know कि F किसके बराबर है? P के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? P by A. But अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्ट्रेस क्या होता है, क्या स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है क्या? नहीं ना। वो तो इंटरनल फोर्स जो डेवलप हुआ, जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई, पर यूनिट एरिया है। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? है ना? क्लियर हुआ कि स्ट्रेस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया कैसे निकल गया? मैं इसको पूरी कहानी को रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से बात। देखो, हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल, क्लियर, एक सेक्शन कट किया। जैसे इधर देखो, ये फिंगर है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। क्या फिंगर मूव कर रही है? क्या फिंगर मूव कर रही है? नहीं कर रही। अगर फिंगर मूव नहीं कर रही तो क्या डेवलप हो रहा होगा इसके अंदर? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा होगा। रेजिस्टेंस किस कारण डेवलप हो रहा है? क्योंकि मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेटा अगर मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल को पकड़ रखा है तभी तो बॉडी नहीं टूट रही ना, वरना तो टूट जाती है उंगली वाली। क्लियर हुई सबको बात? तो जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ये पूरे सरफेस पे हो रहा है ना। तो आपने उस पूरे सरफेस के रेजिस्टेंस को क्या बोल दिया कंबाइन करके? एफ बोल दिया। और फ्रॉम इक्विलिब्रियम ये एफ किसके बराबर आएगा? पी के बराबर। लेकिन ये एफ कैसा फोर्स है? ये एक एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? दिस इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बोल लो, या फिर क्या बोल सकता हूं, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। सबको क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो, सुनो सुनो सुनो। आपने ये किस टाइप का फोर्स लगाया था? ये आपने किस टाइप का फोर्स लगाया था?
एक्सियल फोर्स था। एक्सियल फोर्स क्रॉस सेक्शन के कैसा होता है? एक्सियल फोर्स क्रॉस सेक्शन से कितना एंगल बनाता है? एक्सियल फोर्स 90 डिग्री। तो क्योंकि आपका जो एक्सियल फोर्स इस तरीके से आया टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, जो आपका इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ वो भी क्रॉस सेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो इस इंटरनल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आएगा वो भी क्रॉस सेक्शन से कितना एंगल बनाएगा? अरे नमूनो, जो स्ट्रेस आपने लिखा ना, स्ट्रेस क्या लिखा? इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस बाय एरिया, जो ये रेजिस्टेंस है एफ है, अगर ये क्रॉस सेक्शन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो स्ट्रेस भी कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे अब सुनो बात ध्यान से, वो सारे के सारे स्ट्रेसेस जो क्रॉस सेक्शन से 90 डिग्री पे होते हैं, उन सारे स्ट्रेसेस को क्या बोलता हूं मैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस। अरे नाम में लिखा है नॉर्मल परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस। आई बात समझ में? वो सारे के सारे स्ट्रेसेस जो क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने एंगल पे हो? 90 डिग्री एंगल पे हो, सारे के सारे स्ट्रेसेस कौन से होते हैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं। ये फोर्स, इसका नेचर कैसा है फोर्स का? टेंसाइल। तो जो इंटरनल फोर्स आया उसका नेचर भी कैसा आएगा? टेंसाइल। इंटरनल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ नॉर्मल, उसका नेचर भी कैसा होगा? टेंसाइल। क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे हाँ, है ना। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखो सुनो सुनो। अब और समझो, देखो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोई बात। अरे यार लाइट।